Hello friends, welcome to Biomentors classes online. I am Dr. Gitendra Singh. The topic for today is genetics. Genetics के पिछले 3 लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, क्या मतलब होता है उसका। हमने ये भी देखा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स। फिर उसके बाद हमने जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश की। वहाँ हमने देखा कि जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है। हमने देखा कि होमोजाइगस क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, ठीक है ना। और ये भी देखा हमने यहाँ पे कि एलील का मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए फिर उसके बाद हमने बात की थी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या था, और मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो है 2 प्रिंसिपल्स बाहर निकल कर आए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके सबसे अधिक एक्सेप्शंस हमको देखने मिलते हैं। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसके सबसे कम एक्सेप्शंस हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो हमने कल जब लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की थी तो मैंने आपको यह भी बताया था कि डोमिनेंस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, कैसे जीन प्रोटीन को बनाते हैं और किस प्रकार से जो है वो म्यूटेशन डोमिनेंस में रोल प्ले करता है। मैंने आपसे कहा था कि प्रकृति में जो जीन होते हैं, जो वाइल्ड जीन होते हैं, जो प्रकृति में इवॉल्व जीन होते हैं, जनरली वो डोमिनेंट जीन होते हैं। जब उनमें म्यूटेशन होता है तो वो रेसेसिव हो जाते हैं। ठीक है, म्यूटेशन होने पर 3 पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि जीन जो है वो अपना प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कम कर दे, पर एक्चुअल जीन के समान ही प्रोडक्शन करे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जीन में म्यूटेशन हुआ और जीन ने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया, उसका सीक्वेंस ब्रेक हो गया है, इसलिए वो प्रोटीन को नहीं बना सकता है। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जीन कोई ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो किसी काम का नहीं है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन है। ठीक है, तो जो रेसेसिव जीन होते हैं जनरली वो जीन होते हैं जिनमें म्यूटेशन होने के कारण जो प्रोटीन बनाने की एबिलिटी या तो खो चुके होते हैं या कोई अनरिलेटेड प्रोटीन बना रहे होते हैं जो किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो फिर मैंने आपको बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कि हमने एंटी राइनोमेजस, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर के बारे में देखा था। हमने कहा था उसमें रेड फ्लावर के वाले होमोजाइगस प्लांट को हमने व्हाइट फ्लावर वाले होमोजाइगस प्लांट से क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमको जो है वो पिंक फ्लावर वाले प्लांट मिले। हमने इसको कहा कि जो जीन कैपिटल R था वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट था जीन स्मॉल r पर, और इसीलिए जो है हमको बीच का कलर मिला, ना रेड मिला ना व्हाइट मिला। इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम एक बात समझ चुके हैं कि मेंडल के अकॉर्डिंग या तो डोमिनेंट व्यवस्था जो व्यवस्था है वो डोमिनेंट होगी। F1 जनरेशन के सारे जीन जो कैरेक्टर हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी जो हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट को क्रॉस कराते हैं, 2 कंट्रास्टिंग पेयर, हमने एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया तो एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट लिया, दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव लिया, तो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे कि टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस किया और F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल मिल रहे हैं, इसका मतलब टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फनेस एक रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है ना। तो डोमिनेंट और रेसेसिव के कॉन्सेप्ट को समझा हमने। मैंने क्लियर किया था आपसे कि डोमिनेंट का मतलब ऐसा जीन जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्थाओं में एक्सप्रेस करे। द जीन व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कंसीडर्ड एज ए डोमिनेंट जीन। रेसेसिव जीन अपने आप को केवल होमोजाइगस अवस्था में एक्सप्रेस करता है। रेसेसिव जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर। आज हम बात करते हैं कोडोमिनेंस के बारे में कि ये कैसे अलग है। देखो बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि करेक्ट ना तेरी ना मेरी बीच वाली, ठीक है ना, यानी हम जीन बोल रहा है कि ना तो मेरा इफेक्ट रहेगा ना तुम्हारा इफेक्ट रहेगा, बीच का कोई इफेक्ट रहेगा। इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का हमने, या उसको हमने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। जब रेड फ्लावर को हमने क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस किया तो पिंक फ्लावर वाले प्लांट हमको मिले। ठीक है, तो या तो डोमिनेंस देखने मिल रहा है हमको या इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिल रहा है हमको। के इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज जो है वो कार्ल कोरेंस ने की थी मिराविली जलापा 4 o'clock प्लांट पर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कि जो है वो कोडोमिनेंस का मतलब क्या है। कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि जो जीन्स है, एलिलेट के जीन है, वो दोनों जीन है ना, हमें पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन हमेशा जोड़े में होते हैं और जोड़े का एक जीन मां से आता है, एक पिता से आता है। ठीक है ना, यानी हम सब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं टू
2n होता है। डिप्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोसोम के 2 सेट, एक सेट आया है मैटरनल गैमीट से, एग से आया है, और दूसरा सेट किससे आया है, वो स्पर्म से आया। क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास सारे के सारे जीन जो है वो जोड़े में, ठीक है। अब जब हम कोडोमिनेंस की बात करते हैं तो कोडोमिनेंस में होता यह है कि होमोजाइगस के अलावा जब हेटेरोजाइगस कंडीशन बनती है तो जीन्स कहते हैं कि हम दोनों जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। कैसे? चलो हम एक काम समझते हैं, एक चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, मनुष्य के ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, हम ABO सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप हमें मालूम है, आज हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप A होता है, ब्लड ग्रुप B होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है और ब्लड ग्रुप O होता है, ठीक है ना। आज हमको सबको पता है कि 4 ब्लड ग्रुप है, A, B, AB और O, ठीक है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव में मत जाइएगा, हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि हम कोडोमिनेंस को और मल्टीपल एलिलिज्म को समझने के पहले ये समझते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। क्योंकि यदि हम जैसे एनसीईआरटी में क्या किया, उन्होंने सीधा ब्लड ग्रुप का एग्जांपल शुरू कर दिया तो उससे क्या है, बात जो है वो थोड़ी अधूरी बात रह जाती है। तो पहले एक काम करते हैं, हम ब्लड ग्रुप को समझते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसके इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, हमको पता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो है हमको पता है कि होती है सेल्स होती है जिनको हम कार्पसेल्स बोलते हैं, कि सेल्स होती है, और दूसरा होता है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा होता है प्लाज्मा, ठीक है ना। हमारे ब्लड को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो कॉर्पसेल्स या सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोजन होते हैं, ठीक है, और सीरम होता है। जब प्लाज्मा में से आप फाइब्रोजन प्रोटीन को निकाल लेंगे तो जो बचेगा उसे हम सीरम बोलेंगे, ठीक है। ब्लड के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकाएं होती हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, के लाल रक्त कणिकाएं के। रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होती है इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और यही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती हैं, ठीक है। कैसे करती हैं ये हम पढ़ेंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे तब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इतना समझते हैं कि आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं ये हमें देखते हैं, ये डंबल शेप होते हैं ऐसे, ठीक है। आरबीसी जो है वो मैच्योर आरबीसी जो है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में हीमोग्लोबिन को अंदर सेट करने के लिए न्यूक्लियस को मैच्योरेशन के दौरान खत्म कर दिया जाता है। तो मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये डंबल शेप होती है। इसमें क्या होता है, आरबीसी में होती है मेम्ब्रेन, आरबीसी में बाहर होती है मेम्ब्रेन और अंदर भरा होता है हीमोग्लोबिन के। आरबीसी के अंदर जो है वो एक प्रोटीन का नेटवर्क होता है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का नेटवर्क बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जाल होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन फंसा हुआ होता है, और वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी हम चूंकि ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमको दिमाग में रखना है कि ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या चीज होती है। कुछ भी पढ़ते हैं बेटा तो एक एक चीज पता होना चाहिए। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के प्रोटीन आपको मालूम है कि जब कभी सेल मेम्ब्रेन पर, मेरी बात ध्यान सुना, जब कभी सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन होते हैं उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, कोई भी सेल हो, किसी भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं वो एक प्रकार से हमारे घर के बाहर लगी नेम प्लेट के समान होते हैं। समझ रहे बात को, यानी सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन और इनफैक्ट ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों के दोनों जो है वो सेल मेम्ब्रेन के उस कोशिका के पहचान पत्र होते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे घर के बाहर नाम लिखा हुआ है, कि जैसे मेरे घर के बाहर लिखा हुआ है डॉक्टर गितेंद्र सिंह, ठीक है ना। तो एक नेम प्लेट घर के बाहर लगी होती है, तो समझ लीजिए आपकी हर सेल जो है उसके बाहर अपने एक नेम प्लेट लगी होती है, और वो नेम प्लेट जो है उस सेल की स्पेसिफिसिटी को बतलाती है, उस सेल के बारे में बतलाती है। तो वो नेम प्लेट ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। समझ गए बात को। अब हम समझ गए कि आरबीसी है, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है, मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन इस आरबीसी की पहचान है, इस आरबीसी की पहचान है, ठीक है।
ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं बेसिकली ये कहलाते हैं, हम कहते हैं दीज आर बेसिकली नोन एज एंटीजन के, ये हम एंटीजन कहलाते हैं। अब एंटीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ये ग्लाइकोप्रोटीन किसी एंटीबॉडी अपने इनके अगेंस्ट यदि कोई एंटीबॉडी है तो इनके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी से ये रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए इनको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटीजन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं एंटीजन कहते हैं, या और सब सही बात एंटीजन कहते हैं या एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं इसको, एग्लूटिनोजेंस कहते हैं इसको, एग्लूटिनोजेंस कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक। अभी आप इतना याद रखिए, ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो बेटा, ये हम बात करेंगे आगे। तो अभी इतना समझते हैं कि आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, रेड ब्लड कैप्सूल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर एक विशेष तरह का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो प्रोटीन से जुड़ा होता है, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और इस ग्लाइकोप्रोटीन के कारण आरबीसी को कोई भी आसानी से पहचान सकता है कि यह आरबीसी किस तरह की है, और वो आरबीसी का पहचान है, और उसी पहचान के कारण उस पर एंटीबॉडी कई बार क्रिया कर सकती है, और इसीलिए हम इसको एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन का मतलब बेटा एक ऐसा सरफेस प्रोटीन जिसको एंटीबॉडी पहचान सकती हो। एंटीजन का मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट प्रोटीन जिसको एंटीबॉडी पहचान सकती हो, और चूंकि इसको एंटीबॉडी पहचान सकती है इसलिए इसको एंटीजन बोला हमने। और एंटीबॉडी पहचान कर इसके साथ में जो है वो इस ब्लड को कोगुलेट कर सकती है, इस रक्त को वो स्कंदित कर सकती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एग्लूटिनोजन बोलते हैं, क्योंकि एग्लूटिन बन जाता है। एग्लूटिनोजन का मतलब होता है स्कंदित कर जाना। ठीक है, तो हमें समझ में बात आई कि आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन होता है और जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो एंटीजन है ये कितने तरह का होता है। हम बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से बात कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, एकदम फंडामेंटल से बात करूंगा। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि एक जो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसको हमने कहा है एंटीजन है। ये जो है वो वास्तव में दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला वो होता है टाइप 1, यानी पहला वो होता है जिसके ऊपर जो है वो ग्लैक्टोसेमाइन नाम का शुगर जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, बहुत गहरी बात बता रहा हूं बड़े सिंपल शब्दों में। ठीक है, पहला वो प्रोटीन होता है जिसके ऊपर जो है वो, पहला वो एंटीजन है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है उसमें गैलेक्टोसेमाइन जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा वो है जिसके ऊपर जो है वो गैलेक्टोज शुगर जुड़ी हुई है। ठीक। अब ये जो गैलेक्टोसेमाइन वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ा है, ये बनाता है ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए। मतलब ब्लड ग्रुप ए का जो एंटीजन है, जो सरफेस प्रोटीन है ब्लड ग्रुप ए पर, उसके ऊपर ग्लैक्टोसेमाइन नाम का कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। और इसको बनाने के लिए, और ये जो प्रोटीन है, ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो केमिकल का फॉर्मेशन हुआ है, इस केमिकल के फॉर्मेशन के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है आई ए। हमने कहा एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को मैंने बोला IA। ठीक है, ए फॉर ए एंटीजन को बना रहा है इसलिए। ठीक है, और हमने कहा कि जो है वो आई से इसको हमने आई लेटर से इसको हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो IA इज द जीन। IA वो जीन है जो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर जो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा उसमें गैलेक्टोसेमाइन केमिकल को एड ऑन करेगा और ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा इसमें गैलेक्टोसेमाइन होगा, तो इसको बोलेंगे हम ब्लड ग्रुप ए। क्लियर? फिर दूसरी पॉसिबिलिटी के एक दूसरा जीन होता है IB जीन। ठीक है, IB जीन क्या करेगा, वो ग्लाइकोप्रोटीन के जब बनेगा तो उस ग्लाइकोप्रोटीन में बजाय गैलेक्टोसेमाइन के वो गैलेक्टोज को ऐड कर देगा और इससे बनेगा ब्लड ग्रुप बी बनेगा। इससे ब्लड ग्रुप बी की आरबीसी बनेगी। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी की आरबीसी बनेगी। ठीक, अब ये दोनों है डोमिनेंट जीन, ये है डोमिनेंट जीन, क्योंकि कुछ बना रहा है और इसका इफेक्ट आ रहा है, कुछ बना रहा है इसका इफेक्ट आ रहा है। ये है डोमिनेंट जीन, ये भी कुछ बना रहा है इसका इफेक्ट आ रहा है, ये भी है डोमिनेंट जीन। ठीक है, ठीक, ये भी डोमिनेंट जीन है। क्लियर? ठीक है, अब समझो बेटा बात करके। अब मान लो ऐसा हुआ, इनमें से किसी भी जीन में हुआ म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने पर एक जीन बन गया है क्या, IO 0,
ओ मतलब जीरो लगा लिया मैंने, ओ को समझो जीरो, ओ ब्लड ग्रुप में ओ को समझिए आप जीरो, शून्य, जीरो है, ठीक है। अब ये क्या है, ये म्यूटेटेड है, ये म्यूटेशन हो गया, इसके अंदर म्यूटेशन हो गया, तो कोई भी ना तो वो ना तो बना पा रहा है वो ब्लड ग्रुप, ना तो वो गैलेक्टोसेमाइन जोड़ पा रहा है, ना वो गैलेक्टोज जोड़ पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया रेसेसिव जीन। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया रेसेसिव जीन, कुछ भी नहीं बना पा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये है कि यदि ये जीन जो है ये होमोजाइगस अवस्था में आएगा, खुद सोचिए, बिल्कुल दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि IO क्या है, IA और IB का म्यूटेशन हो गया, उनकी एबिलिटी खत्म हो गई, तो एक ऐसा जीन बन गया जिसके पास कोई भी प्रोटीन बनाने की, ना तो वो गैलेक्टोसेमाइन जोड़ सकता है, ना गैलेक्टोज जोड़ सकता है, मतलब कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बना सकता है। इसका मतलब इसकी जो RBC होगी, यदि ये होमोजाइगस अवस्था में आएगा तो इससे बने, यानी ये IO होमोजाइगस अवस्था में आएगा तो जो RBC बनेगी, क्या उसकी सरफेस पर कोई एंटीजन होगा, क्या उसकी सरफेस पर कोई एंटीजन होगा? नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास है ही नहीं इंफॉर्मेशन, तो कैसे बने होगा एंटीजन? क्लियर, ठीक है। अब हमको एक बात समझ में आ गई, हमको एक बात ये समझ में आ गई कि इसका मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रकृति में यदि हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करें, हम ब्लड ग्रुप की बात करें, तो प्रकृति में जो है वो इसे कंट्रोल करने वाले जीन 3 हो गए, 3 जीन्स, ठीक है, 3 जीन्स हो गए, ठीक है। या हम बेहतर बोले कि ब्लड ग्रुप के लिए को कंट्रोल करने वाले 3 एलिल हो गए, ज्यादा बेटर वर्ड है। एक जीन का अल्टरनेट फॉर्म एलिल है, तो हमने कहा 3 एलिल हो गए। 3 एलिल कौन सा हो गया? एक एलिल हो गया IA जो बना रहा है एंटीजन A। क्लियर बेटा, समझ में आया ना कैसे बनाया, मैंने बताया आपको, ठीक। दूसरा है IB, ये क्या बना रहा है? एंटीजन B बना रहा है, ठीक है, ठीक। ये दोनों डोमिनेंट जीन है, ठीक है, ये दोनों डोमिनेंट जीन है। हमने रेड से बॉक्स बना दिया, हमने कहा ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, दोनों का अपना इफेक्ट है, ठीक है। तीसरा मैंने कहा, तीसरा है I 0, जीरो, मैं तो जीरो बोलता हूं इसको, IO, ठीक है। अब IO क्या है? ये एंटीजन, नो एंटीजन कोई भी, क्योंकि ये म्यूटेटेड है, इसमें म्यूटेशन हो चुका है, तो ये कोई भी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन को नहीं बना पा रहा है, कोई भी एंटीजन को नहीं बना पा रहा है। नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं बना पा रहा है, नो एंटीजन, ठीक है, नो एंटीजन, ठीक ठीक। हमें मालूम है, इसका मतलब यह हुआ, समझना बेटा, एक एक स्टेप में क्लियर कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप को, मनुष्य के ब्लड ग्रुप की बात करें, हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप की हम बात करें, तो मनुष्य के ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन जो है वो एलिल 3 होते हैं, 3 एलिल होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि दिस इज एन एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिल्स, ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म का एक एग्जांपल है, ठीक है। ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है, जब एक जीन और उस जब जो है एक जीन के 2 से अधिक फॉर्म हो, के यानी एलिल की संख्या जब 2 से अधिक हो, एक जीन और एक एलिल नॉर्मली होता है, जब एलिल की संख्या या जीन की संख्या 2 से अधिक हो तो हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जो है वो क्या हो रहा है, 1 2 3, तो 3 एलिल्स या 3 हम कहते हैं 3 जीन के फॉर्म जो है, जीन के 3 रूप या 3 एलिल यहां पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हमने मल्टीपल एलिलिज्म कहा, ठीक है ना बेटा। क्लियर, समझ गए कि मल्टीपल एलिलिज्म क्यों कहा इसको हमने? चलो एक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि अब हमारे पास चूंकि 3 जीन है, कि अब 3 जीन है, मतलब पॉसिबिलिटीज बढ़ गई कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक जीव में हो सकते हैं, यानी एक ह्यूमन बींग्स की बात करें हम, मनुष्य में जो है वो ह्यूमंस में पॉसिबल कॉम्बिनेशन के क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन ह्यूमंस में हो सकते हैं, मनुष्य में क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चलिए समझते हैं। एक संभावना यह है कि कोई आदमी ऐसा हो जिसके अंदर IA और IA दोनों प्रेजेंट हो, एक मां से आया, एक पिता से आया। क्लियर बेटा, है ना, जीन एक मदर से आएगा, पिता से आएगा। अब मदर से आने वाले जीन में 3 पॉसिबिलिटी है कि IA आ सकता है, IB आ सकता है, या IO आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि मदर का जीनोटाइप क्या था, उस पर डिपेंड करता है। फादर से आने वाले जीन की पॉसिबिलिटी ये है कि या तो IA आएगा, या IB आएगा, या IO आएगा, डिपेंड करता है कि फादर का जीनोटाइप क्या था। क्लियर, चलो
तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक जीव जो है वो उसमें IA है। आप मुझे बताओ बेटा, आप खुद समझदार हो, आप मुझे बताओगे कि इसके पास जो जीन है उसमें IA जोड़े में है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? क्योंकि इसके पास एंटीजन A बनेगा और जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है, जो एंटीजन है बेटा वही उसका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वही उसके ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यदि IA है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A क्या होगा बेटा? इसका ब्लड ग्रुप A होगा, क्योंकि इसके पास दोनों एलील डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, होमोजाइगस कंडीशन में है, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, और जो है ब्लड ग्रुप एंटीजन A को बनाएगा, तो ब्लड ग्रुप A हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है IO। अब बताओ क्या होगा? आपको मालूम है कि जो IO है ये है रेसेसिव, आपको पता है ये है रेसेसिव, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये है रेसेसिव जीन एलील है। ये क्या है? ये रेसेसिव एलील है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया तो कुछ नहीं बना सकता है, मैंने पहले ही क्लियर किया था। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वीडियो ना समझो, मैं समझ रहा हूं आपको कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। देखो, तो IO अब क्या आया? इससे क्या बना बेटा? देखो, ये रेसेसिव जीन है, ये डोमिनेंट जीन है, इसको ये प्रभावित करेगा, इसके ऊपर अपना इंपैक्ट देगा, तो क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप A बनेगा, ठीक है। तो दिस इज सिंपल डोमिनेंस, दिस इज द फिनोमेना ऑफ सिंपल डोमिनेंस, है ना बेटा? ये सिंपल डोमिनेंस की फिनोमेना है। क्लियर? सिंपल डोमिनेंस की फिनोमेना है, ठीक है। ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक, समझ गए हम बात को। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक एलील IB हो, दूसरा वाला भी IB हो, ठीक है। क्या ब्लड ग्रुप बनेगा बताओ? चूंकि IB है, इसका मतलब ये हुआ बेटा दोनों डोमिनेंट जीन है, एंटीजन B बनेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? B ब्लड ग्रुप बनेगा। क्लियर? क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप B बनेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी IB IO, फिर से वही वाली बात आ गई, डोमिनेंस वाली, कि अब क्या होगा बेटा कि जो है सिंपल सी बात है कि IO एक रेसेसिव जीन है, IB एक डोमिनेंट जीन है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एंटीजन B बन जाएगा, ब्लड ग्रुप B हो गया। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं हम पॉसिबिलिटी नंबर 5 पर कि क्या हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर फादर से आ गया, कल्पना करते हैं फादर से IA आ गया, मदर से IB आ गया। अब दोनों जीन ने कहा कि भाई देखो हम तो डोमिनेंट हैं, दूसरे ने कहा तो मैं थोड़ी ना कम हूं, मैं भी डोमिनेंट हूं, तुम डोमिनेंट मैं डोमिनेंट, तो अब क्या होगा? कोडोमिनेंस। क्या होगा? कोडोमिनेंस। वो बोलेगा, IA बोलेगा भैया देखो जो प्रीकर्सर केमिकल मेरे संपर्क में आएगा उसको तो मैं गैलेक्टोसेमाइन जोड़ दूंगा, IB बोलेगा जो मेरे संपर्क में आएगा उसमें मैं गैलेक्टोस जोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हमारी RBC के ऊपर तुम्हारा झंडा भी लगा देते हैं, मेरा झंडा भी लगा देते हैं, ठीक है। दोनों जीन चूंकि डोमिनेंट है, कोई भी पीछे नहीं हटने वाला है, कोई किसी को दबाने भी नहीं वाला है, तो सिंपल सी बात है कि RBC के ऊपर जो झंडा लगा उसमें एंटीजन A का झंडा लगा और एंटीजन B का झंडा लगा, ब्लड ग्रुप बन गया AB। क्या बन गया? AB, ठीक है ना। क्यों AB बना? क्योंकि IA डोमिनेंट था, IB डोमिनेंट था, कोई भी किसी को सप्रेस नहीं कर रहा, कोई भी किसी को मैं ब्लेंडिंग नहीं कर रहा, कोई भी मिक्सिंग भी नहीं हो रही है, दोनों अपने आप को बराबरी से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमने कहा ब्लड ग्रुप AB बन गया, और ब्लड ग्रुप AB का बनना ही कोडोमिनेंस है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। यही कोडोमिनेंस है, यही क्या बेटा? कोडोमिनेंस है। चलो ठीक है। अब 36th पॉसिबिलिटी IO, ठीक है। अब क्या हुआ? फादर से भी IO आ गया, मदर से भी IO आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि इनके पास तो कोई डोमिनेंट जीन है ही नहीं है, डबल रेसेसिव कंडीशन है। मैंने कहा रेसेसिव कंडीशन है, कोई डोमिनेंट जीन नहीं है, तो क्या हुआ? एंटीजन, कुछ भी एंटीजन नहीं रहा, तो हमने बोल दिया ब्लड ग्रुप O बोल दिया, ब्लड ग्रुप O बन गया। O मतलब 0 समझ लो आपके, कोई एंटीजन नहीं, तो O बन गया, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहले तो वो एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का, 1 2 3 एलील है, तो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल, ह्यूमन ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है वो कोडोमिनेंस का। जब ब्लड ग्रुप AB बनता है तो ब्लड ग्रुप AB का बनना कोडोमिनेंस को दर्शाता है, ब्लड ग्रुप A का बनना नॉर्मल डोमिनेंस है, ब्लड ग्रुप B का बनना नॉर्मल डोमिनेंस है, ब्लड ग्रुप O का बनना रेसेसिव कंडीशन है, ब्लड ग्रुप AB का बनना
कोडोमिनेंस है। क्या है वो? कोडोमिनेंस है। ठीक है, अब कोडोमिनेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं कि कोडोमिनेंस वो कंडीशन है जिसमें कि एक जोड़े के अंदर प्रेजेंट जो जीन होते हैं, दोनों जीन डोमिनेंट जीन होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के जीन होते हैं, दोनों जीन अपने आप को बराबरी से एक्सप्रेस करते हैं, दोनों जीन अपना इंप्रेशन देते हैं। इस कंडीशन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। ना तो कोई ब्लेंडिंग होती है, ना कोई किसी को हाइड करता है, ना सप्रेस करता है, ना कैरेक्टर मिक्स होते हैं, दोनों कैरेक्टर बराबरी से एक्सप्रेस होते हैं। दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, उसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। चलिए अब कुछ चीजें हम समझते हैं। जब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम पढ़ते हैं तो कितने पॉसिबल जीनोटाइप बनते हैं? क्वेश्चन है एग्जाम का बेटा। ठीक है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एग्जामिनेशन। मैं एग्जाम के अलावा कुछ और नहीं सोचता हूं। ठीक है, मैं दिन और रात केवल यही सोचता हूं कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या उसके दिमाग में अटके। आप बोलोगे सर आप प्रैक्टिस नहीं करते क्या? प्रैक्टिस करता हूं मैं, लेकिन मुझे इस काम में बहुत मजा आता है। पढ़ाना मेरा जुनून है, पैशन है मेरा। और मुझे कई बार लगता है जैसे एक व्यक्ति को तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में मजा आता होगा, शाहरुख खान को एक्टिंग करने में मजा आता होगा, तो कोई ऐसा पागल भी है जिसको पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, ऐसे कई लोग होते हैं। सबको अपना अपना सुख प्राप्त करने का तरीका है। और सोचिए कि मैं एक कैमरे के सामने पढ़ाता हूं जहां पर मेरे सामने असल में कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मैं उस कैमरे में जब भी देखता हूं तो मेरे को आपके से कई सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े चैनल पे, वो सब मुझे वर्चुअली दिखाई पड़ते हैं। मैं कभी महसूस ही नहीं करता कि मैं अकेला हूं। मुझे जिम्मेदारी का एहसास होता है। मुझे लगता है कि हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो एक उम्मीद लगाए हैं, जिनको लगता है कि सर बताएंगे, पढ़ाएंगे सर के, तो सब मेरी थोड़ी बहुत तबियत भी ऊपर नीचे होती, कभी मान लो हल्का सा हेडेक है, माइग्रेन है, तो भी मैं जो है टैबलेट लेकर पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जुनून है, ये पागलपन है, और यही हमको जीत दिलाएगा। याद रखिएगा, जुनूनी होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता लाइफ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप या एबीओ ब्लड ग्रुप है, उसमें पॉसिबल जीनोटाइप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 तरह के जीनोटाइप मिलते हैं हमको। 6 तरह के जीनोटाइप मिलते हैं। IA 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 IO IB 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 IO IA IB और IO IO 6 तरह के जीनोटाइप हमको मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप कितना? ये A हो गया, ये B हो गया, AB हो गया, O हो गया। 4 तरह के फिनोटाइप मिलते हैं हमको। 4 तरह के फिनोटाइप मिलते हैं। ठीक है, मतलब कैरेक्टर एक ही है। मेरी बात ध्यान सुनो, कैरेक्टर एक ही है। जैसे मटर का पौधा था, कल हमने पढ़ा था कि उसमें हमने लेंथ ऑफ द प्लांट की बात की थी, टॉल एंड डॉर्क। तो उसमें हमको 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो टॉल प्लांट मिलेगा या डॉर्क प्लांट मिलेगा फिनोटाइप में। क्लियर बेटा? ठीक है, ठीक। जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा तो 3 तरह के कैरेक्टर मिले, रेड मिला, पिंक मिला और व्हाइट मिला। ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल एलिल्स में हम आते हैं तो यहां पर एक ही कैरेक्टर के लिए फिनोटाइप आपको 4 तरह के मिल रहे हैं। ब्लड ग्रुप ए मिल रहा है, ब्लड ग्रुप बी मिल रहा है, AB मिल रहा है और O मिल रहा है। ठीक है ना? चलिए, हमको समझ में आया कि 6 तरह के जीनोटाइप मिले हमको, 4 तरह के हमको फिनोटाइप मिले। कैसे कॉम्बिनेशन बना, क्यों इसको कोडोमिनेंस कहा हमने, क्यों इसको हमने मल्टीपल एलिल्स कहा, ये सारी बातें हम समझ गए। ठीक है, हमें इतना पता है कि सिंपल सी बात ये है कि प्रकृति में जो है वो ऐसा मान लिया हमने कि एक फॉर्मूला दिमाग रखा कि IA और IB बराबर शक्तिशाली है, इनका पावर दोनों डोमिनेंट है, लेकिन IO जो है वो हार जाता है उठ के, वो रेसेसिव है। के ये रेसेसिव है। ठीक है, तो हमेशा जब भी IO होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो ब्लड ग्रुप O बनेगा, अदरवाइज IO कहीं पे भी प्रेजेंट रहेगा तो वो डोमिनेट हो जाएगा IA से या IB से। और IA और IB एक साथ रहेंगे, दोनों बराबर हैं, तो ये कोडोमिनेंस को शो करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं कि अब प्रश्न उठता है कि मेडिकल कॉलेज में जब आप पहुंचोगे फर्स्ट ईयर में, आपको पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी, तो बताएंगे कि ब्लड टाइपिंग करो। वो आपसे बोलेंगे, मतलब आपसे बोलेंगे कि भाई आप कल आपका प्रैक्टिकल है फिजियोलॉजी का, और कल आप जो है वो मेडिकल स्टोर से स्ट्राइल सीरीज परचेस करके लाना। ठीक है, आप 1-2 रुपए की आती स्ट्राइल सीरीज आप लेके आएंगे और आपसे बोलेंगे वो कि देखो ये साफ करो स्पिरिट से और अपना ब्लड प्रिक करो और निकालो और अपना ब्लड ग्रुप पता करो। आपको मालूम हो तो भी आप निकाल के दिखाओ, टेस्ट लगा के दिखाओ। ठीक है, क्या करते हैं कि जो लेबोरेटरी जो हम ऐसा कहते हैं कि जो हमारे पास जो फिजियोलॉजी लैब होती है, उसके पास जो है वो जो है एंटी A सीरम होता है। ठीक है, एंटी B सीरम होता है। ठीक है, एंटी A सीरम है और एंटी B सीरम है। ठीक है, तो क्या किया आपने, जो है वो आपने क्या किया, आपने टेस्ट ट्यूब को लिया, टेस्ट ट्यूब में यहां पर आपने ब्लड को रखा, यहां ब्लड को रखा ब्लड के। ठीक, आपने टेस्ट ट्यूब में ब्लड के आपने जो है 2 टेस्ट ट्यूब को आपने तैयार किया, आपने ब्लड को रखा आपने।
ठीक है, 2-3 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ठीक। अब क्या किया आपने पहले टेस्ट ट्यूब में अब एंटी ए सीरम का मतलब क्या है? एंटी ए सीरम का मतलब है जो एंटीजन ए के अगेंस्ट काम करता है। जो एंटीजन ए के अगेंस्ट काम करेगा वो एंटी ए सीरम है और ये कोगुलेट करेगा ब्लड ग्रुप ए को। एंटी बी सीरम मतलब बी एंटीजन के अगेंस्ट वाला सीरम है। इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो एंटीजन ए के अगेंस्ट है, इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो एंटीजन बी के अगेंस्ट है, ये बी को कोगुलेट करेगा, ठीक है। अब क्या किया आपने 3 जगह पे ब्लड का ड्रॉप अपना लगाया, निकाला आपने, तीनों टेस्ट ट्यूब पे लगाया। अब आपने क्या किया, एक में आपने एंटी सीरम ए डाल दिया, आपने एंटी सीरम ए डाला, दूसरे में आपने एंटी ए सीरम डाला, दूसरे में आपने एंटी बी सीरम डाला, तीसरे में आपने एंटी ए एंटी बी दोनों सीरम को डाल दिया, ठीक है। क्या देखा आपने, आपको भी क्या देखा आपने देखा इसमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ और इसमें लेकिन वो ब्लड कोगुलेट कर गया। मतलब एंटी ए सीरम और एंटी बी सीरम दोनों डालने पर जो है वो कोगुलेशन हो गया यहां पर, ठीक है, ठीक। मतलब ये हुआ कि अब, और इंटरेस्टिंग बात ये कि असल में होता क्या है, यहां तो कोगुलेशन पहले होगा, बाद में फिर लेटर फेज में यहां पर भी हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है आपका ए बी, ब्लड ग्रुप क्या है आपका ए बी, ठीक है। और क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपने ब्लड डाला और ब्लड डालने के बाद आपने क्या किया, आपने जो है ब्लड को लगाया उसमें और आपने एंटी ए एंटी बी सीरम डाला, एक जगह एंटी ए एक जगह एंटी बी और एक जगह आपने दोनों डाला। तो यहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं। इसका मतलब आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन है ही नहीं, इसलिए चूंकि आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है इसलिए कोई भी सीरम काम नहीं कर रहा था। आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। ए से भी कोगुलेट कर रहा है, बी से भी कोगुलेट कर रहा है और ए बी से पहले डालते साथ ही कोगुलेट कर रहा है, मतलब ब्लड ग्रुप हो गया आपका ए बी, ठीक है। आपने क्या किया, एंटी ए सीरम डाला तो यहां पर ब्लड ग्रुप जो है वो कोगुलेट कर गया, यहां पर कोगुलेट नहीं किया, तो आप समझ गए कि भाई ये आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। यहां पर कोगुलेट कर गया तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ब्लड टाइपिंग कहते हैं इसको हम, ब्लड टाइपिंग या ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वर्नस्टीन ने 1925 में, वर्नस्टीन ने 1925 में इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर काम किया। इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर इन्होंने काम किया, ठीक है, कि एबीओ ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होता है उसके ऊपर उन्होंने काम किया, ठीक है। क्या बताया, इन्होंने कहा कि हम जो है माता पिता के ब्लड ग्रुप को समझकर संतान के ब्लड ग्रुप से कोरिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। हमको पता है, मान लिया मैंने कहा एक आदमी है, एक मैन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। एक फीमेल है, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो मैंने कहा ओ है, ठीक है, ठीक। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी संतान के ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो हम ये जानते हैं कि फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ये तो क्लियर है कि ये आईओ और आईओ ही होगा, ये आईओ होगा तभी ओ ब्लड ग्रुप बन सकता है। लेकिन जिस मेन का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है तो इसके पास पॉसिबिलिटी किसका ब्लड ग्रुप आईए भी हो सकता है और आईए और आईओ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी इसमें है, ठीक है, ठीक। यदि मेन का ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, तो हमने सिंपल सी बात है कि यदि मेन का ब्लड ग्रुप आईए है, डबल होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट जीन है, तो जाहिर सी बात है कि संतान का ब्लड ग्रुप हमेशा ए होगा, ऑलवेज ने ऑफस्प्रिंग हमेशा ब्लड ग्रुप ए वाली होगी, क्योंकि जो है आईए आएगा फादर से, आईओ आएगा मदर से, तो मतलब ब्लड ग्रुप हमेशा जो है उसका हेटेरोजाइगस होगा और वो हमेशा जो है वो ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। लेकिन यदि संतान का ब्लड ग्रुप जो है संतान का ब्लड ग्रुप जो है वो ए भी है और ओ भी है, तो क्या कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास से तो दो ओ चाहिए, तो दूसरा ओ कहां से आएगा, दूसरा ओ आएगा इस कॉम्बिनेशन से नहीं आएगा। मतलब फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है लेकिन वो हेटेरोजाइगस है, तो फादर से क्या हुआ, फादर से जो है एक आईओ आ गया, मदर से एक आईओ आ गया, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ओ बन गया, ठीक है। फादर से आईए आया
मदर से IO आया, ब्लड ग्रुप A बन गया, दोनों पॉसिबिलिटी है, A भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम जेनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे तो हम ह्यूमन जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो हम इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे पॉसिबल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप समझ गए कि आपको इतना पता होना चाहिए कि एलिल क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप यदि मालूम है और मदर का ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप ऑफ स्प्रिंग के ब्लड ग्रुप के बारे में समझ सकते हैं। और याद रखना, हमेशा जब भी ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप निकालोगे तो जो फादर यदि किसी ने ए दे रखा है तो आप उसको हेटेरोजाइगस मानकर चलिए, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी अधिक होती है, ठीक है। फादर यदि ब्लड ग्रुप बी दे रखा है तो उसको आप होमोजाइगस के बजाय हेटेरोजाइगस मानकर चलिए, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमेशा जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकलती है उस पर हम काम करते हैं। यदि आप आई ए बोलकर चलेंगे तो आप ए के ऊपर नहीं जा पाएंगे, आप ब्लड ग्रुप आप फिक्स कर देंगे, दूसरी प्रोबेबिलिटी को आप कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। तो हमेशा हेटेरोजाइगस लेकर ही कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात, जब तक कि एग्जामिनर ने साफ साफ नहीं दे रखा हो कि ब्लड ग्रुप ए है जो IA है तो ही, अदरवाइज यदि केवल ब्लड ग्रुप ए लिखा है तो IO मानकर चलिए उसको, ठीक है। दूसरी बात, अब प्रश्न उठता है कि जो ब्लड, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस के अंदर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा टेबल समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ब्लड ग्रुप में होता क्या है। तो मैंने कहा कि ब्लड ग्रुप ए है, मान लिया मैंने कहा कि ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब इसके पास एंटीजन ए है, इसके पास एंटीजन है, एंटीजन ए है तो इसका मतलब इसके पास जो एंटीबॉडी इस व्यक्ति के ब्लड में जो एंटीजन ए है और उसके पास जो एंटीबॉडी होगी इसके पास, वो क्या होगी, वो होगी बी। मतलब याद रखना कि जो ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है यदि उसी के जैसी एंटीबॉडी होगी तो उसी ब्लड को कोगुलेट कर देगी वो। तो हमेशा जो एंटीजन है उसकी ठीक अपोजिट एंटीबॉडी होती है। तो मैंने कहा एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, मतलब ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक तरफ है, मैंने कहा जो हम कहते हैं कि टू डोनेट, किसको डोनेट कर सकता है ये, ठीक है, एंड टू रिसीव, ठीक है, टू रिसीव किससे ये ले सकता है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इसका मतलब ये है कि इसके पास चूंकि एंटीबॉडी बी है, ठीक है, एंटीबॉडी बी है, तो इसका मतलब ये जो है वो सिंपल सी बात है कि यदि इसको ब्लड रिसीव करना होगा तो ये ब्लड रिसीव करेगा किससे, जिसके पास एंटीबॉडी बी, जिसके पास एंटीजन बी ना हो। यदि एंटीजन बी वाला यहां पर ब्लड ग्रुप, मान लो किसी ब्लड ग्रुप, मान लो मैं एक काम करते हैं, हम बात करते हैं कि हम यही बात करते हैं पॉसिबिलिटी की कि यदि हमने कहा कि यदि इसको हमने ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति इसको डोनेट भी कर सकता है, इसको डोनेट भी कर सकता है ब्लड, और इससे वो रिसीव भी कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति इसको, क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन फिर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति इसको डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन ओ के पास नहीं है। तो जब वो ओ का ब्लड इससे मिलेगा तो एंटीबॉडी उस पर काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला डोनेट कर सकता है लेकिन कांट रिसीव, ठीक, कांट रिसीव, वो इसको यानी हम कहते हैं कि जो डोनेट कर सकता है पर ओ वाला व्यक्ति इस ए का ब्लड ग्रुप को रिसीव नहीं कर सकता है। क्लियर, ठीक है। हम दिमाग में एकदम इमेजिन कि किसमें कौन सा एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी, के तो ओ के पास क्या है बेटा, ओ वाला अपना ब्लड इसको डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनेट कर सकता है। क्यों डोनेट कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसका एंटीबॉडी उस पर काम नहीं कर पाएगा, कोगुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यदि ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति आता है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कारण ये है कि जैसे ब्लड ग्रुप बी को आपने ब्लड ग्रुप ए वाले में डाला तो उसके पास एंटीजन बी है, इसके पास एंटीबॉडी बी है, कोगुलेट कर जाएगा, खत्म, ठीक है। रक्त वाहिकाओं के अंदर मैंने ऐसे केसेस देखे, गलत ब्लड चढ़ाने पर जो है व्यक्ति की इमीडिएटली डेथ आती है, ठीक है, ठीक। फिर अब ए बी, यदि ए बी है तो ए बी में भी क्या है बेटा, बी एंटीजन प्रेजेंट है, क्योंकि कोडोमिनेंस एग्जांपल है, बी एंटीजन भी है तो ये भी नहीं चढ़ा दे सकते इसको, ठीक है। मतलब ये है कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति जो है वो यदि हम बात करें तो किससे ब्लड ले सकता है, तो मैंने कहा कि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाले से ब्लड ले सकता है, ओ वाले से ब्लड ले सकता है, पर बी और ए बी से ब्लड नहीं ले सकता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की, बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब उसके पास एंटीजन क्या है, उसके पास एंटीजन बी है, इसका मतलब उसके पास एंटीबॉडी क्या है, उसके पास एंटीबॉडी है स्मॉल ए,
मतलब ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी, इसलिए मैंने स्मॉल ए लिखा इसको। ठीक है, ठीक। अब चलो पॉसिबिलिटी देखते हैं। हमें मालूम है ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति से ब्लड ग्रुप आसानी से ले सकता है, क्योंकि ब्लड आसानी से ले सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों एक जैसे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। के ओ वाले से वो आसानी से ले सकता है। क्यों ले सकता है ओ वाले से आसानी से? क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसका एंटीबॉडी उस पर काम नहीं कर पाएगा, ले सकता है। ठीक है, लेकिन ए वाला यदि ब्लड देना चाहेगा तो नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजन ए है और यहां पर एंटीबॉडी ए है, और एंटीबॉडी एंटीजन पे क्रिया करेगी, ब्लड को कोगुलेट कर देगी, उसको जो है वो एग्लूटिनेट कर देगी, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ए बी वाला भी इसको नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि कारण यह है कि इसके पास भी एंटीजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अब तीसरे पे आते हैं। हम आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी पे आते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके पास क्या है? इसके पास जो है वो एंटीजन, इसके पास एंटीजन ए है और बी है, दोनों एंटीजन है इसके पास में। अब चूंकि इसके पास दोनों एंटीजन है तो इसके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा, एंटीबॉडी एब्सेंट नहीं होगा एंटीबॉडी इसके पास में, क्योंकि इसके पास यदि ए या बी कोई भी एंटीबॉडी लगा तो ये अपने ही ब्लड कोगुलेट कर देगा। ठीक है, तो इसके पास क्या, ब्लड ग्रुप ए बी के पास में क्या है बेटा? एंटीजन ए है और बी है, क्योंकि ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। एंटीबॉडी इसके पास एक भी नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब ये किससे ब्लड ले सकता है? तो मैंने आपसे कहा कि ए बी वाला ए से ब्लड ले सकता है। ठीक है, क्यों? ए के पास एंटीबॉडी बी थी, पर इसके ए के पास ब्लड ग्रुप ए जो है उसके पास एंटीजन ए है। ब्लड ग्रुप ए इसको चढ़ा सकते हैं। हम क्यों चढ़ा सकते हैं? क्योंकि जो है ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी वो भी चढ़ा सकते हैं इसको हम। क्यों? ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, इसके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, तो उस एंटीजन को कोई भी दबाएगा नहीं, कोगुलेट कर जाएगा, नहीं हो सकता होगा ब्लड। ठीक है ना, तो बी का ब्लड ग्रुप भी चढ़ा सकते हैं। फिर ए और बी वो तो इसके जैसे ही है, सबसे बढ़िया ब्लड। तो मैंने कहा ए और बी दोनों एंटीजन है, उसके पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं, इसके पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं, उसके पास जो एंटीजन है इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए बी वाला ए बी को चढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, फिर ओ, अब ओ तो और अच्छा हो गया। ओ के साथ क्या हो गया कि उसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई रिएक्शन की पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति है, जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति है वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ब्लड ले सकता है, ओ से भी ब्लड ले सकता है। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, हमने कहा कि ये क्या हो गया? सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ कि मतलब जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति है ये सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। क्यों ले सकता है बेटा? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये किसी से ब्लड लेगा, कोई रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम ब्लड ओ पे, ब्लड ग्रुप ओ पे आते हैं। अब ब्लड ग्रुप ओ में क्या है? एंटीजन एब्सेंट, इसके पास एंटीजन नहीं है। ठीक है, इसके पास एंटीजन एब्सेंट, कोई भी एंटीजन इसके पास एब्सेंट, कोई भी एंटीजन इसके पास में नहीं है। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी इसके पास अब दोनों आ गई, बिल्कुल अपोजिट चलता है रिलेशनशिप। एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी ए भी है इसके पास में और एंटीबॉडी इसके पास में बी भी है। अब क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं, चलो। मतलब ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के पास में एंटीजन एक भी नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट जीन नहीं है, और एंटीबॉडी इसके पास ए और बी दोनों प्रेजेंट है। अब क्या होता है देखते चलो। अब किससे ब्लड ले सकता है? अब मैंने कहा यदि ब्लड ग्रुप ए चढ़ाया इसको तो ए के पास क्या है बेटा? एंटीजन ए है, इसके पास एंटीबॉडी ए है, नहीं काम करेगा, नहीं चढ़ा सकते ए को, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए जैसे ही ओ वाले को जैसे ए ब्लड ग्रुप आप चढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा कि ओ ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, इसके पास एंटीबॉडी ए है, ओ के पास एंटीबॉडी ए है, तो इसका मतलब दोनों क्रिया करेंगे तो ब्लड इस रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में ब्लड जम जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। ब्लड ग्रुप बी ट्राई करते चलिए। ब्लड ग्रुप बी के पास क्या है? एंटीजन बी है, इसके पास एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं काम कर पाएगा। चलो ए बी ट्राई करते हैं। ए बी के पास क्या है? और बड़ा खतरा। ए बी के पास में एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, इसके पास एंटीबॉडी ए बी, एंटीबॉडी बी भी, ये भी नहीं चढ़ सकते। ठीक, फिर ओ, हाँ ये काम करेगा क्योंकि O के पास में भी कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास भी कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो O ब्लड ग्रुप इसको चढ़ा सकते हैं। मतलब ब्लड ग्रुप O वाले के साथ में क्या
नुकसान है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को केवल ओ का ही ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है, ओ वाले को केवल ओ का ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, और ए बी वाले को क्या फायदा है, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ए बी वाला ए का, बी का, ए बी का और ओ का किसी का भी ब्लड ले सकता है, तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। और ब्लड ग्रुप ओ वाला देखो इसको भी दे सकता है। वो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति ए को भी ब्लड दे रहा है, बी को भी ब्लड दे रहा है, ए बी को भी ब्लड दे रहा है और खुद को भी ब्लड दे रहा है। मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, सार्वत्रिक दाता। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ओ हो गया। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस के। अब आप जो है वो ब्लड ग्रुप के जितने क्वेश्चन मिलेंगे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने जो बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक था वो आपको बतलाया के। तो मैंने ये भी बताया आपको वास्तव में कि एक साइंटिस्ट थे कैबट एंड वॉटकिंस के, साइंटिस्ट थे कैबट एंड वॉटकिंस के। कैबट और वॉटकिंस ने बताया था कि असल में जो भी ब्लड ग्रुपिंग होती है वो वास्तव में जीन के कंट्रोल में होती है, और उसमें जैसे मैंने आपसे कहा ना कि गैलेक्टोसेमाइन होता है ब्लड ग्रुप ए में, गैलेक्टोस होता है ब्लड ग्रुप बी में। तो ये बताने वाले साइंटिस्ट थे कैबट एंड वॉटकिंस। ठीक है ना, इन्होंने कहा कि जो प्रिकर्सर केमिकल होता है उस प्रिकर्सर केमिकल पर जब LLIA काम करता है तो गैलेक्टोसेमाइन जुड़ जाता है, IB काम करता है तो गैलेक्टोस जुड़ जाता है, उससे जो है वो दोनों तरह ग्लाइकोप्रोटीन ए बनेगा, एंटीजन ए बनेगा या एंटीजन बी बनेगा। ठीक है, तो ये हमने बायोकेमिकल लेवल पर बात की। तो उम्मीद है आपको कोडोमिनेंस अच्छे समझ में आया होगा, मल्टीपल एलिलिज्म क्या है वो समझ में आया होगा, ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ब्लड टाइपिंग क्या है, ब्लड ग्रुप किसका किससे मैच कर सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर का मतलब बेटा ये है कि जो सबको ब्लड ग्रुप दे पा रहा हो, और सब सारा कॉन्सेप्ट एंटीजन एंटीबॉडी का। तो हमेशा याद रखना जो ब्लड ग्रुप है वो उसका एंटीजन है, जो भी ब्लड ग्रुप बोला मैंने वो उसका एंटीजन। मैंने बोला ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी तो एंटीजन ए और बी, ब्लड ग्रुप ओ मतलब जीरो, एंटीजन जीरो। फिर जो ब्लड ग्रुप है उसका अपोजिट वाला उसके पास एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप ए एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट, ब्लड ग्रुप बी एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट, ब्लड ग्रुप ए बी नहीं, किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, किसके पास ए बी और बी भी है तो किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप 0O एंटीजन नहीं है तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी, ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी, बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी इसके पास होगा। ठीक है, तो याद रखना जब आप एंटीजन एंटीबॉडी याद कर लेंगे तो कभी आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। तो आज हमने देखा कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिमेंट्स, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड टाइपिंग एंड बहुत सारी बातें देखी हमने, और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। इससे पढ़ते रहिएगा बेटा, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।